तो आज के आपके करंट अफेयर्स 24 अगस्त 2021 के सबसे पहले करंट अफेयर है स्टेल्थ फ्रिगेट्स क्या होती है। ये दो वर्ड्स हैं, स्टेल्थ क्या होता है और फ्रिगेट क्या होता है, दोनों का मीनिंग बताता हूं। देखो, स्टेल्थ का मतलब है ऐसी कोई भी, स्टेल्थ एक टेक्नोलॉजी है जो रडार पे मिनिमम डिटेक्ट हो। पहली बात तो डिटेक्ट ही ना हो, डिटेक्ट हो भी तो मिनिमम। तो खासकर आपके एयरप्लेन्स को या आपके शिप्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो आपके रडार पे शो ना हो। ठीक है, ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है, उनके कर्व्स ऐसे बनाए जाते हैं कि मिनिमम इंपैक्ट पड़े। ठीक है, रडार बेसिकली डिटेक्ट इसी तरीके से कर पाता है कि आपका मटेरियल क्या यूज हुआ है किसी चीज को बनाने के लिए, तो किसी चीज पे कितनी रफ एजेस है उस, क्योंकि वहां से रडार में एक तरह से पल्सेस ही ट्रैवल कर रही हैं, वो टकराएंगी वापस आएंगी। ठीक है, और उसी से ये चलता है। क्लियर है? तो इस कारण किसी चीज को इस तरीके से डिजाइन करना कि उसका मटेरियल ज्यादातर ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और कर्व्स इतने स्मूथ हो कि कहीं पे रिफ्लेक्शन ना हो, उसे आप कहोगे कि आपके स्टेल्थ। वो आपके स्टेल्थ है। ठीक है, फ्रिगेट क्या होता है? देखो, आपकी ना अलग अलग टाइप की शिप्स होती हैं, नेवी शिप्स होती हैं जिनका अलग अलग पर्पस है। ठीक है, आपके सबमरीन्स आपने सुनी हुई है, एयरक्राफ्ट कैरियर सुने हुए हैं। उसके बाद एक होते हैं डिस्ट्रॉयर्स, जिनका स्पेसिफिकली काम होता है जो आपकी सबमरीन्स हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके अंदर वेपन्स भी फिर वैसे ही भरे होते हैं। फ्रिगेट्स अपने आप में ऐसी क्लास की शिप्स हैं जो बहुत वैरायटी के रोल्स निभा सकती हैं, पर इनका सबसे मेन फीचर क्या होता है? स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी। फिर टंग ट्विस्ट हो गई थी, मैन्यूवर कर पाए। ठीक है, स्पीड और मैन्यूवर इन दोनों चीजों के ऊपर हो। मैन्यूवर होता है कितनी आसानी से टर्न्स ले सकती है, कितने शॉर्ट रेडियस में, और स्पीड के तेज जा सके। ये दोनों को मिला के आपकी फ्रिगेट्स की सबसे बड़ी, तो बहुत तेज ट्रैवल कर सके और बहुत आसानी से मुड़ सके। तो ये वॉरफेयर में इनका ये मेन काम होता है। वेपन्स इनके ऊपर भी होते हैं, ठीक है, पर इनका सबसे मेन काम ये होता है। फिर एक इंडिया और भी अब खरीदने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के पास है नहीं, उन्हें कहते हैं माइनर्स। वो क्या करते हैं, जो आपकी सबमरीन्स या शिप्स को डुबाने के लिए ना आपके पानी के अंदर ना चार्ज छोड़ दिए जाते हैं, अंदर बॉम्ब पड़े होते हैं, जैसी वाइब्रेशन आएगी वो फट जाते हैं। तो माइनर्स का काम है ऐसी चीजों को ढूंढ के निकाल लेना, तो वो पूरा एरिया साफ करने के लिए यूज होता है। सॉरी, माइनर्स इसके लिए तो वो स्वीपर होते हैं जो स्वीप करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग शिप्स का अलग अलग काम होता है। पुराने जमाने में क्या होता है, जब पहले शिप की बैटल्स थी, एक ही शिप पे सब कुछ हो रहा होता था। एक तरह से हमने क्या किया, स्पेशलाइजेशन लेके आए हैं कि ये चीज ये काम करेगी, ये चीज ये काम करेगी। और फिर होता क्या है, कोई भी शिप अकेले नहीं ट्रैवल करती। जैसे अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका की क्योंकि फोर्स बहुत बड़ी है, तो अमेरिका ने क्या किया हुआ है, उनकी फिर पूरी एक फ्लीट बन जाती है, इन सारी चीजों को जोड़ के एक फ्लीट बना ली जाती है। फ्लीट के अंदर अलग अलग शिप्स की पेयरिंग होती है, एक साथ 10-15 शिप्स ट्रैवल करती हैं अलग अलग टाइप की, यानी कि 2 सबमरीन होंगी, एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो सबसे बड़ा होता है, एक ऑयल टैंकर चल रहा होगा। ठीक है, किसी को भी रीफिलिंग की जरूरत है उसे तेल प्रोवाइड करने के लिए, एक कोई स्वीपर चल रहा होगा साथ में, 3 को आपके फ्रिगेट्स चल रहे होंगे। ऐसे एक मिक्सचर बनाया होता है हर चीज का, और एक साथ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि पूरी फोर्स डेवलप हो जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर पे 150 के करीब प्लेन्स भी होंगे, बाकी सारी जगह डिस्ट्रॉइंग पावर भी साथ में चल रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर तो बिना इनके ट्रैवल ही नहीं कर सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक गन तक नहीं होती, तो अपने आप में वो डिफेंसलेस है, कोई भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। जब तक उसके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करते, वो एक सिटिंग डक है कि कोई भी उसे गोली मार सकता है और वो डूब जाएगी। तो इस कारण उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरा सर्कल चल रहा होता है साथ में। ठीक है, तो वैसे ही करंट अफेयर क्या था,
हमारे यहाँ पे हमने कुछ स्टेल्थ फ्रिगेट्स हम रशिया से खरीद रहे थे, क्रिवाक क्लास के। क्रिवाक क्लास, आपको क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, क्रिवाक क्लास क्या है? तो फ्रिगेट होगा उसका ऑप्शन, स्टेल्थ फ्रिगेट। ठीक है, रशिया से प्रिक्योर करने वाले क्रिवाक क्लास क्या है? ऑप्शंस हो जाएंगे सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और एक आधा और। तो फ्रिगेट सही ऑप्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है? नहीं नहीं, स्टेल्थ स्टील नहीं होता। स्टेल्थ का मतलब है, देखो जो आपके जितने भी एयरप्लेन्स या जो आपकी शिप्स बनाई जाती है ना, वो प्योरली ना स्टील की होती है ना प्योरली किसी और, अलॉयज बनाए जाते हैं। अलॉय क्या होता है? चीजों को मिक्स किया जाता है। ऐसा मिक्सचर उन, मतलब स्टील सबसे बड़ी कॉम्पोजिशन है, पर अलॉय बनाया जाता है क्योंकि ऐसा कुछ तुमने बनाना है कि आपकी मैक्सिमम ये जो रेडिएशन आ रही है रडार से वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर वो एब्जॉर्ब हो गई तो रडार वापस बीम ही नहीं जाएगी। रडार ऐसे ही तो डिटेक्ट होता है। देखो रडार में होता क्या है, रडार में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जो आपके सेंड करता है रेडिएशन, ठीक है, और एक होता है जिसे लिसनर कहते हैं, जो वापस रिसीव करता है। जो तो रेडिएशन कहीं टकराई नहीं, वो तो बस चलती जाएंगी ना, खत्म हो जाएंगी कुछ टाइम बाद। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे हुआ, ये टकरा जाएंगी इससे, ये फिर वापस आना शुरू करती है, और ये दूसरे पे रिसीव हो रहा है। इससे पता चलता होता है कि अच्छा ये चीज ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो ऐसा अगर तुम मटेरियल बना लो कि ये चीज एब्जॉर्ब ही कर जाए, वो दिखने में तो ऐसे लगेगा ना कि वेव सीधे ही चलेगी, तो बस आपका कहीं एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो बस कोई सडन एजेस नहीं देनी होती, और मटेरियल ऐसे यूज करने होते हैं जो ये चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सबसे बेसिक रडार कहां पे देखते हो? तुम सबसे बेसिक रडार कहां देखते हो? बिल्कुल। जो ये पुलिस वाले स्पीड गन लेके नहीं खड़े होते गाड़ियों की स्पीड देखने के लिए, वो भी रडार होता है। बस वो रडार इतना छोटा है कि हाथों में आ सकता है। ठीक है वो भी रडार। अब अगला क्वेश्चन, रडार में कौन सी वेव्स होती हैं? माइक्रोवेव्स, एक्सरे, ये सब वेव्स हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये है, ये सब वेव्स होती हैं। तो रडार में कौन सी वेव्स होती हैं? हाँ जी, कोई ऑनलाइन बताना चाहेगा? रेडियो वेव्स। ठीक है, बिल्कुल सही। रडार में होती है रेडियो वेव्स। ठीक है, ये बेसिक टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स, इसके थ्रू ये चीज चलती है। हाँ हाँ, तो ये है रेडियो वेव्स। क्लियर है? सेकंड करंट अफेयर है चकमा पीपल बारे। ठीक है, चकमास जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, और पहले ये ओरिजिनली आपके बांग्लादेश में भी थे। ठीक है, मिजोरम में भी रहते हैं। एक ट्राइब है चकमा। बेसिकली इनके साथ हुआ क्या है, इन्हें बोला जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट सफरिंग लोग हैं, क्योंकि इनके जो ओरिजिनल घर थे वो दंगों में खत्म हो गए थे, मतलब ट्राइबल्स की आपस की लड़ाइयों में खत्म हो गए थे। तो ये है ओरिजिनली मिजोरम के, पर मिजोरम में जो आपकी मिजो ट्राइब है, ये सबके साथ जब इनके झगड़े हुए, इन्हें वहां से अपने घर छोड़ के भागना पड़ा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें दोबारा से रिलोकेट करके आपके अरुणाचल प्रदेश में इन्हें बसा दिया था। पर अब प्रॉब्लम क्या है, अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स कह रही है कि हमारे यहाँ क्यों? वहां पे ट्राइबल इश्यूज बहुत है नॉर्थ ईस्ट में। वहां पे कोई भी ट्राइब दूसरी ट्राइब को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वो अपने एरिया पे सीधा क्लेम जड़ते हैं कि हमारा एरिया है, हम रहेंगे, ये तुम्हारा एरिया है, तुम रहो। ठीक है, पर प्रॉब्लम कहां आती है, उनके एरियाज कई बार ओवरलैपिंग है, तो वो बीच के एरियाज में लड़ते रहते हैं।
ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इशू आता है। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट? ठीक है। नेक्स्ट इज रेन सरप्लस और रेन डेफिसिट क्या होता है? ठीक है, ये करंट अफेयर क्यों बना हुआ है? आपके उड़ीसा जैसे जो स्टेट्स हैं वहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि मॉनसून इस बार वहां पे 31% से डेफिसिट है। यानी कि जितना हर साल मॉनसून आना चाहिए उड़ीसा में, उससे 31% कम आया। जैसे तुम नॉर्मल मॉनसून बोलोगे, उससे 31% कम आया। ठीक है, ऐसे ही हालात आपके जजपुर और भद्रक, ये जयपुर नहीं है, ये जजपुर ही है, ये आपके उड़ीसा उसी साइड पे पड़ गए। ये सबसे बुरी तरह हिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मतलब 50% तक रफ दोनों को मिला के कि आपके 50% शॉर्टेज हुई हुई है। तो जितना पानी आना चाहिए उसका 50% ही आया है, तो बहुत ज्यादा कमी हुई हुई है। अब ये मेजर कैसे किया जाता है कितनी बारिश होनी चाहिए? एक ना चीज ली जाती है लॉन्ग पीरियड एवरेज। 50 साल किसी एरिया में कितनी बारिश हुई है उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उस सारी चीज को कंपाइल किया जाता है और उसके बेसिस पे ही प्रोडिक्शन होती है कि इस एरिया पे इतनी बारिश होनी चाहिए, इस एरिया पे इतनी इतनी इतनी। तो हमें हर जगह का पता चल जाता है, 50 ईयर्स का एवरेज ले लो। ठीक है, उसके बाद इसी के बेसिस पे फोरकास्टिंग भी की जाती है, किसी एरिया में कितनी बारिश होगी, तैयारी भी उसी तरीके से की जाती है। ठीक है, पर अगर आप देखो सबसे पहले कि नॉर्मल मॉनसून किसे कहते हैं? नॉर्मल मॉनसून होता है जो जितना मॉनसून पड़ना चाहिए उसे ±10% तक। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जितना भी आ गया, लेट्स सपोज किसी एरिया पे इस पूरे मॉनसून टाइम में 10 इंच बारिश पड़ती थी, अगर +10% या -10% हो जाए उसे तब भी नॉर्मल मानते हैं। ये ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। यानी कि 100% अगर आपकी बारिश आनी थी, कम से कम 96% भी आ गई है और ज्यादा से ज्यादा 104 भी चली गई है, उसे हम मानेंगे कि मानसून अच्छा गया है, नॉर्मल था। ठीक है, उसके बाद बिलो नॉर्मल क्या होता है? अगर 10% से ज्यादा की शॉर्टेज पड़ता है, यानी कि 90 to 96% शॉर्टेज आ गई। अबव नॉर्मल 104 to 110% जो आना चाहिए था उसका। डेफिसिट जब 90% से भी नीचे चला जाए, मतलब जो ओरिजिनल 100% मानसून आना था अब 90% से भी कम आ रहा है। ठीक है, एक्सेस 110% से भी ज्यादा बारिश, तो ये एक्सेस है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये फिर हार्म, ये भी हार्म करता है, ये भी हार्म करता है। ठीक है, तो हमें दोनों ही नहीं चाहिए होते। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? ठीक है, ओ सॉरी, अब आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, बाय चांस मुझसे म्यूट हो गया था। ठीक है, तो आपका पुनर्पा वल्यूर अपराइजिंग और कायूर अपराइजिंग, दो अपराइजिंग्स। ठीक है, अब यहां पे कल हमने एक आपकी अपराइजिंग पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? मोपला। मोपला कहां हुई थी, कौन सी स्टेट में? सर केरला सर। केरला। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ा है। ठीक है, तो आपकी मोपला अपराइजिंग आज की केरला जो स्टेट है वहां पे हुई थी। क्यों रिमूव किया गया उसे वहां के? देखो कल करंट अफेयर क्या था कि जो आपके मोपला रिबेलियन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था
उन्हें पहले फ्रीडम फाइटर का स्टेटस मिलता था, पर उन्हें सरकार ने हटा दिया है अब फ्रीडम फाइटर के स्टेटस से। उसका कारण है कि आपके जो मोपला रिवेलियन है उसमें एक रिलीजियस टोन थी, उसमें आजादी की बात कम थी और हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट ज्यादा थे, इसके कारण। क्लियर है? तो ये जो है उसी की कंटिन्यूएशन में अब फिर ये था कि और भी ऐसे रिबेलियंस ना हटा दिए जाए, तो आपके गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि केरला के जो बाकी कुछ रिबेलियंस थे जो स्टेट के अगेंस्ट थे वो नहीं हटाए जाएंगे, उन्हें आज भी फ्रीडम फाइटर का स्टेटस मिलेगा। इसमें वो रिबेलियंस भी आएंगे जो कम्युनिस्ट पार्टीज के, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टीज इंडिया की वो पार्टीज हैं जो एक्चुअली इंडिया में सिर्फ पब्लिक सेक्टर चाहती हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहती, ठीक है? केरला में उन्हीं की सरकार है और केरला में हमेशा से कम्युनिस्ट बहुत रहे हैं। इसके कारण उन्हें ये डर बैठ गया था कि कल सरकार अब कम्युनिस्ट लीडर्स को, जो पुराने जो अपने टाइम पे लड़े हैं, उन्हें भी ना हटा दे। तो सरकार ने क्लैरिटी दी है। उसमें से तो जो दो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस आपके अखबार में दिए हुए थे वो है ये दोनों, मतलब जिनके नाम लिखे हैं, पुनाप्रा वेयार और आपका कायूर रिबेलियन, ठीक है? ये जो था आपकी उस टाइम जो केरला था वो एक प्रिंसली स्टेट था, स्टेट ऑफ ट्रिवानकोर। ये उसके अगेंस्ट कम्युनिस्ट ने आपके रिबेलियन किया था, क्योंकि जो स्टेट ऑफ ट्रिवानकोर के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें टारगेट किया गया था सीपी रामास्वामी अय्यर, इनके अगेंस्ट इन्हें मारने की कोशिश की गई थी, इन्हें गद्दी से हटाने की कोशिश की गई थी, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वैसे ही अगला भी था, ये एक एग्रेरियन रेवोल्यूशन था। एग्रेरियन का मतलब किसानों के द्वारा, एग्रीकल्चर, ठीक है, किसानों के द्वारा किया गया था। और यहां पे भी वही एंटी फ्यूडल एटीट्यूड लेके कि जो आपके मनी लेंडर्स है और जमींदार है उन्हें मारा गया था। बस फर्क ये था कि अब यहाँ पे किसान दोनों धर्मों से थे और आपकी स्टेट में भी मतलब जो जमींदार थे वो भी हिंदू मुस्लिम थे, तो इस कारण रिलीजियस टोन नहीं आई, क्योंकि दोनों साइड पे दोनों टाइप के लोग थे। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? अगली चीज आपके हॉलमार्क रूल्स। देखो आपकी सरकार ने क्या किया, जुलाई ऑनवर्ड्स ना आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड और सिल्वर, वैसे तो हर चीज पे हॉलमार्क आता है, गोल्ड पे भी, आपके सिल्वर पे भी, आपके इवन डायमंड, ये सारी चीजों के ऊपर हॉलमार्क होते हैं। पर गोल्ड के लिए स्पेसिफिकली आपके सरकार ने ना स्टैंडर्ड फिक्स किए जुलाई में। इस स्टैंडर्ड में क्या था कि अब आपके जो गोल्ड हैं, जो आपके न्यू हॉलमार्क रूल्स के मुताबिक आपके जो ज्वेलर्स हैं वो सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट का ही सोना बेच सकते हैं। सिर्फ ये 3 टाइप का सोना ही बेच सकते हैं और किसी टाइप का सोना नहीं बेच सकते। हर ये जो टाइप का सोना है इसे स्टैंडर्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड है ना कि 14 कैरेट, उसके अंदर इसका मतलब है कि 14 कैरेट सोना होगा, उसके साथ कुछ मिक्स किया होगा, ठीक है? तो 14, 18, 22। तो यहां पे यही चीज हुई कि जब आपकी सरकार ने फोर्सफुली इंपोज किया है, आपके ज्वेलर्स कह रहे हैं कि एक तो अगर नहीं करेंगे, लेट्स सपोज अगर कोई भी डिफॉल्ट पाया जाता है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, अगर कोई भी डिफॉल्ट पाया जाता है तो जो भी वो ज्वेलरी उन्होंने बेची है उसके 5 गुना ज्यादा कॉस्ट भरनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर ₹1,00,000 का कोई किसी चीज को गोल्ड दिया है पर उसकी स्टैंडर्ड नहीं मीट होते, ठीक है, तो यानी कि 5 लाख फाइन लगेगा। तो इस सारी चीजों को चलते हुए आपके मर्चेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रूल्स इंपोज कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे इंडस्ट्री को अडॉप्ट करने का, ठीक है? तो इस कारण आपके उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। देखो ये सारे जितने भी इंडिया के अंदर कोई भी, जैसे सबसे बेसिक चीज ही लगा लो, आप मार्केट में जाते हो, वेरका के दूध के पैकेट आते हैं ना, वेरका के दूध का पैकेट कितने ml का होता है? 500 ml। तुम्हें कैसे पता ये 500 ml ही है? या 500 ml होता क्या है?
कोक की बॉटल खरीदते हो, ठीक है, 300 ml, 500 ml, 750 ml, लीटर, जो भी लो, तुम्हें कैसे पता ये 1 लीटर होता है? ये इसलिए सरकारें क्या करती हैं, आपकी गवर्नमेंट सारी दुनिया में आपकी स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं कि अगर कभी भी मेजरमेंट करनी पड़ी तो किस अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे किलोमीटर, तुम्हें कैसे पता कि किलोमीटर हो गया? ठीक है, तो ये जो किलोमीटर, ये सारी चीजें हैं ना, ये हमेशा आपकी मेजरमेंट सरकार फिक्स करती है। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये इंडिया के लिए सारे स्टैंडर्ड्स फिक्स करती है और इसका काम है टाइम टू टाइम सारे स्टैंडर्ड्स अपडेट करते रहना ताकि अप्रॉक्स वैल्यू और ज्यादा एक्यूरेट आती है। ठीक है, तो जब सरकार ने टेस्ट करना होता है ना, सरकार ने अपनी तरफ से वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म को हमेशा स्टैंडर्ड मानना होता है कि ये जो आपकी पाइप है इससे मानेंगे कि 10 ml कितना होता है, और इस 10 ml को करते करते ही मानेंगे कि 1 लीटर कितना होता है। वैसे ही उन्होंने अपना गोल्ड का बार जारी किया हुआ है, हर ज्वेलर को वो बार रखना पड़ता है। जब आप करवाने जाते हो किसी भी चीज की, कभी भी टेस्टिंग करवाओगे कि ये कितना गोल्ड है, इसकी वैल्यू क्या है, तो गोल्ड टेस्ट किया जाता है उसके अंदर। तो वो जब भी आप गोल्ड टेस्ट करोगे वो बेसिकली उसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट टेस्ट होता है कि इसके सामने ये कितना प्योर है। वो जो मशीन होती है वो यही कर रही होती है, इसके सामने ये कितना प्योर है, और उसके मुताबिक डिसाइड होता है कि क्या प्योरिटी रहे। क्लियर है? तो इसी के चलते हुए अगर गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर BIS का लोगो होना चाहिए, प्योरिटी सर्टिफिकेशन भी होती है, लोगो ऑफ सेइंग सेंटर, जो सेंटर है जहां पे आप कर सकते हो उसका भी लोगो होना चाहिए, और आपका लोगो कोड ज्वेलर का वो भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पे है? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या होता था? हाँ, हेली, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये आपका जो नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क, पहले इसका नाम होता था, ये खासकर मशहूर है अपने बंगाल टाइगर के लिए। ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, 1936 में बनाया गया था। ये आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के वहां पड़ता है। ठीक है, इसका जो ये नाम आया था जिम कॉर्बेट, ये एक शिकारी के पीछे आया था। पहले ये शिकार करने जाता था, फिर इसका मन इतना बदल गया, इसने प्रेजर्वेशन की तरफ चला गया, तो उसी के पीछे जिम कॉर्बेट बेसिकली वही पर्सन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रामगंगा रिवर भी इसकी एक साइड पे फ्लो करती है। और कौन सी रिवर है आपके जिम कॉर्बेट के पास? तो जिम कॉर्बेट गया है? गए हो? कौन सी नदी थी वहां? बहुत छोटे होते गए थे। ठीक है, कोसी, कोसी वहां से फ्लो करती है। हाँ, बॉर्डर टच करती है कोसी को उसकी, तो कोसी भी है, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो ये नदियां वहां से आती है। क्लियर है? कोई भी डाउट? यहाँ पे साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी जैसे पेड़ मिलते हैं। ठीक है, और एक सब हिमालयन बेल्ट ज्योग्राफी है। सब हिमालयन का मतलब पहाड़ जहां पे खत्म होते हैं और बस प्लेन शुरू ही होते हैं ना, ये वहां पड़ जाता है। ठीक है, प्लेन्स में है, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, तो बस जैसे ही खत्म होते हैं पहाड़ के साथ में थोड़े डिस्टेंस पे, कुछ किलोमीटर्स बाद शुरू होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल साथ ही, कुछ किलोमीटर बाद। ठीक है, 10-20 किलोमीटर बाद। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? तो ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स।